इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम लोग गुरुत्वाकर्षण पाठ के कुछ अन्य बिंदुओं को देखें। सबसे पहले यहाँ हम लोग देखें तरल क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है। वे पदार्थ जो फ्लो कर सकते हैं उनको फ्लूइड कहते हैं, मतलब वे पदार्थ जो बह सकते हैं उनको तरल कहते हैं। जैसे कौन बह सकता है, पानी बह सकता है, दूध बह सकता है, पेट्रोल बह सकता है, उसी तरह हवा भी बह सकती है। तो तरल को हम लोग दो भाग में बांटेंगे, एक द्रव लिक्विड और दूसरा गैस। देखिए द्रव में हम लोग जानते हैं कि किसी द्रव का आयतन निश्चित होता है, जैसे 1 लीटर है तो 1 लीटर होगा, 2 लीटर है तो 2 लीटर होगा, लेकिन उसको जिस बर्तन में रखेंगे वह उसी का आकार ले लेता है। जैसे देखिए ये मेरे पास बीकर है और बीकर में ये जल पानी रखे हैं, तो देखिए इसका आकार कैसा है, बीकर के आकार का। इसी को अभी अगर मैं इस देखिए यहाँ मैंने इस मग में जल लिया है तो इस जल का आकार कैसा हो गया, मग के आकार का। अर्थात वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है उनको हम लोग कहते हैं द्रव। गैस की जहाँ तक बात है, गैस का न तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन निश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं। उन पदार्थों को हम लोग गैस कहते हैं। अब हम लोग देखें कि तरल द्वारा उत्पन्न दाब, अर्थात तरल यदि किसी वस्तु में रखा हुआ है तो वह दाब डालता है या नहीं डालता। देखिए तरल का भार होता है, तरल जिस बर्तन में रखा हुआ है अपने भार के कारण वह उस बर्तन की दीवारों और साथ ही साथ उसके आधार पर वह दाब डालता है। जैसे मान लीजिए ये एक तरल है हमारा जल, तो यह इसमें रखा हुआ है, यह इसके आधार पर भी दाब डाल रहा है, साथ ही साथ इसकी दीवारों पर भी दाब डालता है। इसी तरह से सभी तरल, चाहे वो गैसें हों या वह द्रव हो, सभी दाब डालते हैं। अब आगे देखिए हम लोग तरल में दाब संचरण का पास्कल नियम। देखिए कोई भी तरल जब हम लोग किसी बर्तन में बंद करके रखे हैं और उस तरल पर यदि कोई दबाव डाला जाता है तो वह दबाव समान रूप से उस तरल के सभी भागों में वितरित हो जाता है। उसी के से संबंधित है तरल में दाब संचरण का पास्कल नियम। कहता है बंद तरल के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। मतलब तरल के किसी बिंदु पर हम दबाव डालेंगे तो वह दबाव वही नहीं रहता बल्कि वह तरल में समान रूप से चारों ओर संचरित हो जाता है। साथ ही साथ देखिए यदि कोई द्रव लीजिए और उसको बर्तन में बंद रखे हैं तो जैसे जैसे द्रव में नीचे की ओर डेप्थ में जाएंगे तो दबाव बढ़ेगा, ऊपर की ओर दबाव हमारा कम होता जाता है। अब मैं कुछ आपके जीवन से जुड़ी बातें करता हूँ। यदि आपको कभी कुएं से पानी खींचने का अनुभव होगा तो आप देखते होंगे कि जब कुएं में बाल्टी और रस्सी डालते हैं, बाल्टी जब नीचे पानी के अंदर जाती है तो पानी भर जाने के बाद जब नीचे बाल्टी जाती है तो वो हल्की महसूस होती है, लेकिन फिर जैसे उसको बाहर निकालते हैं तो बाल्टी भारी नज़र आती है। उसी तरह से यदि आपको तैरने का अनुभव होगा, आप देखते होंगे कि तालाब में या नदी में आप जाते हैं तैरने तो आप नीचे बैठेंगे या स्नान करते समय नीचे बैठेंगे तो लगता है कि पानी आपको ऊपर फेंक देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है भाई, जानते हैं? उसका कारण है उत्प्लावकता। मैं यहाँ भी एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये हमारा बीकर है, इसमें पानी रखा हुआ, और देखिए ये प्लास्टिक का डब्बा है, मैं इसको इसके अंदर डालना चाह रहा हूँ। देखिए मैं इसको नीचे पेंदे तक दबा दिया हूँ लेकिन ये अपने आप ऊपर आ जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए मैं फिर से इसको दबा रहा हूँ, देखिए ये नीचे चला गया लेकिन छोड़ते ही ऊपर जा रहा है। इसका मतलब कि नीचे की ओर इसका भार तो काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर का अपना दबाव हटा दे रहा हूँ, अपना बल इस पर हटा दे रहा हूँ तो लगता है कि इस पर कोई ऊपर की ओर भी बल लगा रहा है। आखिर वह बल क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए यहीं से हमारा होता है उत्प्लावकता। वास्तव में किसी तरल का वह गुण जिसके कारण वह उसमें अंशतः या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उत्प्लावकता कहलाती है। वास्तव में किसी भी तरल में यदि किसी वस्तु को हम लोग डुबाएंगे
तो वह तरल उस वस्तु पर ऊपर की ओर गुरुत्व बल के विरुद्ध एक बल लगाता है, वह उसका गुण होता है, उस गुण को कहते हैं उत्प्लावकता। अब उस बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। तो यहाँ हम लोग परिभाषित किए, उत्प्लावन बल क्या है? फोर्स ऑफ बाउंसी, किसी तरल द्वारा उसमें अंशतः या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया वह बल जिसके कारण उस वस्तु के भार में आभासी कमी होती है, उत्प्लावन बल कहलाता है। मतलब जब उस वस्तु को हम लोग डुबाएंगे और यदि हम लोग उसका वज़न लेंगे तो देखेंगे कि उसके भार में कमी आ रही है, आभासी कमी। आइए हम लोग इससे संबंधित अभी क्रियाकलाप करके देखते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए, ये आपका स्प्रिंग बैलेंस है, इससे हम लोग भार मापते हैं। और यहाँ पर मैंने ये आपका ये पत्थर यहाँ लटकाया हुआ है। देखिए, इस स्प्रिंग बैलेंस में अगर देखेंगे तो ये जो हमारा पत्थर है उसका भार 500 इकाई पे है। अब इसको हम लोग जल में डुबा करके देखते हैं कि इसमें आभासी कमी होती है या नहीं होती है। आइए इस क्रियाकलाप को हम लोग करें। देखिए, हम लोगों ने अभी दिखाया था कि ये जो पत्थर है वो इससे लटका हुआ, मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा दिया ताकि आपको पता चले। देखिए, इसका लगभग ये आपका 500 पे इंडिकेटर पे है। अब ज़रा देखिए, क्या इसमें डुबाने पे इसके भार में कमी होती है या नहीं, आभासी कमी। देखिए ज़रा, मैं इसमें डुबा रहा हूँ, डुबाने से देखिए इंडिकेटर कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसके भार में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अर्थात जब हम लोग किसी द्रव में डुबाते हैं किसी वस्तु को तो उसके भार में आभासी कमी होती है। फिर से आप देखें, देखिए यहाँ लगभग है 500 पे। अब इसको जब आगे हम लोग नीचे कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, डूब रहा है। देखिए कुछ कमी हो गई, फिर कमी हो गई। देखिए इंडिकेटर ऊपर जा रहा है, मतलब उसके भार में आभासी कमी हो जा रही है। और जब ये पूरा डूब जाएगा उसके बाद फिर आगे कमी नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यदि किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबाते हैं तो उसके भार में आभासी कमी होती है। आइए अब हम देखें घनत्व के बारे में। चूँकि जो घनत्व है वह उत्प्लावकता से संबंधित है। जरा देखिए, घनत्व क्या है? किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। अर्थात घनत्व हो गया वस्तु का द्रव्यमान बटा में उसका आयतन। और देखिए घनत्व का मात्रक क्या होगा? देखिए, द्रव्यमान का मात्रक बटा में आयतन का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का मात्रक है मीटर क्यूब। तो हम लोग केजी पर मीटर क्यूब या ऐसे भी लिखते हैं केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे पानी का घनत्व 1000 केजी पर मीटर क्यूब और सोना का घनत्व 19300 केजी पर मीटर क्यूब। अब हम लोग उनकी तुलना करने के लिए सबके घनत्व का हम लोग अनुपात निकालते हैं जल के घनत्व के साथ। तो एक नई राशि मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। कहते हैं किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अर्थात आपेक्षिक घनत्व बराबर हो गया पदार्थ का घनत्व बटा में पानी का घनत्व। अब प्रश्न उठता है कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होगा? देखिए, यहाँ है पदार्थ का घनत्व और यहाँ है पानी का घनत्व। चूँकि ये दोनों समान राशियों का विभाजन है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता। अब देखिए, मैं ये दो चीज़ें लिया हूँ। देखिए, ये एक छोटा सा पिन है, तार का टुकड़ा, और ये हमारा ये डब्बा है प्लास्टिक का। अब ज़रा देखिए, इन दोनों को हम लोग जल में डुबा के देखते हैं। निश्चित रूप से इसका भार इससे तो ज़्यादा है। ज़रा देखें, ये जो हमारा ये जल है बीकर का, इसमें मैं सबसे पहले इस पिन को डालता हूँ। देखिए, मैंने इस पिन को धीरे से रख दिया, अरे ये पिन तो डूब गया। लेकिन ज़रा मैं इसको डालता हूँ, देखो ये नहीं डूब रहा है, ये तैर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? जबकि इस डब्बे का भार उस पिन से ज़्यादा है, फिर भी यह तैर रहा है।
प्लवन कर रहा है, जबकि वह तार का टुकड़ा जो छोटा था वह नीचे की ओर डूब जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि एक छोटी सी लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लेकिन उसी लोहे का बना हुआ बहुत बड़ा जहाज़ पानी में तैरता रहता है। आखिर ये संभव कैसे हो पाता है? वास्तव में आर्किमिडीज महोदय ने किसी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव और उसके भार में आभासी कमी के संबंध में एक नियम दिया, जिसको हम लोग कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आइए हम लोग उसको पढ़ें। इसके अनुसार देखिए, हमने लिखा है यहाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इनके अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है, और वह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। अर्थात वस्तुओं को जब भी हम किसी तरल में डुबाएंगे तो उसके भार में आभासी कमी होगी, लेकिन उसका मान कितना होगा, इसको आर्किमिडीज महोदय ने बताया कि उसका मान वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। आइए हम लोग इसको प्रयोग के द्वारा देखते हैं कि आर्किमिडीज महोदय ने कहा वो सत्य है या असत्य है। इसके लिए मैंने ये बर्तन लिया है और ये बीकर है। बीकर को मैं ये पानी से पूरा भर देता हूँ। देखिए फुल हो जाता है, ये लबालब पानी से भर गया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यह जो हमारा पत्थर है उसका जो भार है लगभग 500 के, इसका जो पाठ्यांक है वो 500 है। अब जब मैं इसको इसमें डुबाऊंगा तो यह उतना ही पानी बाहर करेगा जितना इसका आयतन है। अब उस पानी का वजन करके हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैं इसको डुबा रहा हूँ तो पानी को ये विस्थापित कर रहा है, इसके भार में आभासी कमी होती जा रही है। देखिए पाठ्यांक पहले 500 पर था, अब देखिए ये पूरा का पूरा डूब चुका है। डूबने के बाद इसका पाठ्यांक हमारा कितना हो गया, लगभग 300 ये पाठ्यांक है, और इसने पानी को विस्थापित कर दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर निकालें, फिर 500 पे आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं। इस पानी को जो इसने विस्थापित किया, इस पॉलीथीन में, मैं फ़िलहाल इसी में ले लेता हूँ, इस पॉलीथीन में हम लोग लेते हैं और इस पानी का फिर हम लोग निकालेंगे भार कि क्या यह जो वहाँ पर 300 हो गया था, मतलब 200 भार में कमी हो गई, तो इसका 200 भार है या नहीं, देखा जाए। देखिए इसको हम लोग इसमें लटका देते हैं। यहाँ पे हमने इसको लटका दिया और देखिए आपको यहाँ से नज़र आएगा, थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ से आपको ये पाठ्यांक नज़र आएगा। अब देखिए यह जो पाठ्यांक है ठीक लगभग 200 यह भी है, अर्थात ये जो पानी है उसका वज़न भी हमारा कितना है, 200 है, इसका भार भी कितना है, 200 है। और आपने देखा था कि जो पत्थर था उसको डुबाने के बाद उसका जो पाठ्यांक था वो 500 से कितना पे आया, 300 पे आ गया था, अर्थात 200 का अंतर था। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यदि किसी द्रव में किसी वस्तु को हम डुबाते हैं तो उसके भार में जो आभासी कमी होगी वह उसके द्वारा विस्थापित द्रव के आयतन के भार के बराबर होगा। और हमारे आर्किमिडीज महोदय ने यही तो कहा है। अभी हम लोगों ने आर्किमिडीज के सिद्धांत को पढ़ा और ख़ास करके उसका हम लोगों ने सत्यापन भी किया प्रयोग के द्वारा। अब हम लोग देखें कि आखिर वस्तुओं के तैरने की क्या क्या शर्तें हो सकती, कैसे वो तैरेगी। देखिए हमने लिखा है वस्तु का प्लवन, फ्लोटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए यहाँ हम लोग लिखे कि W1 वस्तु का भार है जो नीचे की ओर कार्य करता है, और W2 उत्प्लावन बल है जो वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। वह उत्प्लावन बल क्यों है, जितना भार को, जितना उसने तरल को विस्थापित किया हो उसके भार के बराबर है। अब देखिए पहली स्थिति 1 हमने लिखा है, यदि W1 बड़ा हो W2 से, मतलब वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से यदि अधिक होगा तो वह वस्तु
डूब जाएगी, चूँकि जो परिणामी बल होगा वो नीचे की ओर लगेगा। हमने यहाँ दिखाया है, देखिए पहली स्थिति में यहाँ पे W1 जो वस्तु का भार था, वह जो उत्प्लावन बल था उससे अधिक होने के कारण वस्तु यहाँ डूब गई, उसने प्लवन नहीं किया। स्थिति दूसरी देखिए, यदि W1 और W2 दोनों आपस में बराबर हो, अर्थात वस्तु का भार नीचे की ओर और उत्प्लवन बल ऊपर की ओर, दोनों का मान बराबर हो जाए तो क्या होगा? वैसी स्थिति में जो वस्तु है वो प्लवन करेगी और पूर्णतः डूब कर प्लवन करेगी। देखिए यह वस्तु पानी में पूरी डूबी हुई लेकिन नीचे नहीं है, बल्कि ये प्लवन कर रही है स्थिति दूसरी में। और तीसरी स्थिति देखें, यदि W1 छोटा हो W2 से, अर्थात जो वस्तु का भार है वह उत्प्लावन बल से कम हो तो क्या होगा? वैसी स्थिति में जो वस्तु है वह अंशतः डूब करके तैरेगी, वो तैरेगी लेकिन अंशतः डूब करके वो तैरती रहती है, ये स्थिति है। इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट को समाप्त किया। फिर प्रश्नोत्तर हम लोग अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।